हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया बच्चा? हम्म। सब ठीक यस ठाक? सर। हाँ सर। हाँ बेटा। हाँ सर, सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक है? मस्त है सब लोग? नहाए धोए हैं यस सब सर। लोग? नहाए धोए हो? हम्म। यस सर। नहाए हो? सर्दी में भी? कौन नहाता है? हाँ सर सब। हाँ सर सब किए। कौन नहाता है इस ठंड में? हम्म। चलो, वैसे नहा लिया करो। सर आप नहीं नहाए सर? दिख रहा है कि नहीं नहाया? दिख रहा हूँ तुमको? हम नहाते धोते सारे सारे नित्यक्रम करके आते हैं, ठीक है? चलो भैया, क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं पढ़ रहे थे सर, नया चैप्टर शुरू करना था। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ऑसिलेशंस का। देखो, ये जो ऑसिलेशन चैप्टर है, ये फिजिक्स में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एंड फॉर द एग्जामिनेशंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो यू विल फाइंड कि उतने क्वेश्चंस नहीं आए इस चैप्टर से, बट फिर भी आते हैं। बट इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है किसी भी पेपर पे, वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, क्योंकि दूसरे हर एक चैप्टर से ये मिक्स हो सकता है चैप्टर। जिस भी चैप्टर में फोर्स के बारे में बात की जाए, जिस भी चैप्टर में एनर्जी के बारे में बात की जाए, जिस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में बात ना भी की जाए, उन चैप्टर्स के साथ ये वाला चैप्टर ऑसिलेशंस मिक्स हो सकता है। दूसरा, हमने देखो हर अलग अलग तरीके के मोशन देखे हैं। हमने लीनियर मोशन देखा है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है, हमने सर्कुलर मोशन देखा है। सर्कुलर मोशन कैसा होता था? रिपीटेटिव नेचर होता था, राइट? मोशन ऑफ क्या नाम है मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये कैसा होता था? रिपीटेटिव मोशन होता था, ठीक है? बट ये जो ऑसिलेशंस चैप्टर है, ये एक और नए तरीके के मोशन से हमें इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है? और ये मोशन नेचर में बहुत जगह देखने को मिलेगा, बहुत जगह। वैसे अगर मैं सिर्फ इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इट्स नॉट अ चैप्टर बट अ प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। एक क्वेश्चन है मैकेनिक्स का बस, उस पर पूरा चैप्टर बना डाला है। सिर्फ एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है एक, उस पर पूरा का पूरा चैप्टर बना रखा है। तो जस्ट वन प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स है ये चैप्टर, और कुछ नहीं है, ठीक है? उसी को सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, उसके सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे, अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ऐसा और देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, इतना पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर पार्टिकल्स के ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे, जो आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है ऑसिलेशन का मतलब, थोड़ा बहुत पढ़ा था सर क्लास 9th में। क्या पढ़ा था सर? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। हाँ, हल्का फुल्का आइडिया है। इस तरीके का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, इस तरीके का मोशन फिजिक्स में बहुत जगह पे आएगा। चाहे आप वेव्स के बारे में बात करोगे तो वेव्स में मतलब पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। चाहे आप बात करो साउंड वेव्स की, उसमें भी यही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ और चीज होगी जो ऑसिलेट करेगी, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपका क्या नाम है, ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट ऑसिलेट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑसिलेट करेगा, ठीक है? और दूसरे, पता नहीं फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर है भी या नहीं जिसके साथ चैप्टर मिक्स नहीं किया जा सकता। आई एम नॉट श्योर, मेरे को तो नहीं पता ऐसा कोई चैप्टर जिसके साथ चैप्टर मिक्स नहीं किया जा सकता फॉर द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। इतना ही नहीं, जब आप फर्दर स्टडीज करोगे, मान लीजिए 12th के बाद किसी को मन किया कि हम फिजिक्स में रिसर्च करेंगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि हम हर एक चीज को ऑसिलेशन से एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज को, एवरीथिंग वी विल डिस्कस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है? तो ये चैप्टर किसी भी तरीके से ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोर देन थर्मोडायनेमिक्स जिसमें मैंने इतना स्ट्रेस किया था, ठीक है? सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, और इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि आखिर
किस टाइप के मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है कुछ डेफिनेशंस में, वो है पीरियोडिक मोशन। कोई जानता है पीरियोडिक मोशन किसे कह सकते हैं हम लोग? एनीवन कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन? बताइए। कोई तो होगा। सर जो सर्टेन टाइम के बाद पीरियड के बाद रिपीट करता है खुद को हाँ ठीक है, मोशन। ठीक है। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम जरूरी है, फिक्स्ड वर्ड जरूरी है, ध्यान रखेंगे इसको। बिना फिक्स्ड वर्ड के उतना कोई मीनिंग इस डेफिनेशन का नहीं होगा। ठीक है, तो मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इसका कोई एग्जांपल बता सकता है मेरे को? एक एग्जांपल जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ये कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। और क्या हो सकता है सर? ये पेंडुलम मोशन जो थोड़ी देर पहले देख रहे थे इतनी देर से, ये भी आपका पीरियोडिक मोशन ही है। और भी हम पीरियोडिक मोशन जनरल लाइफ में देखते हैं, जैसे कि बच्चे अगर स्किपिंग कर रहे हैं या एडल्ट भी स्किपिंग कर रहा है तो वो बाउंस करता रहता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। इसके बाद डेफिनेशन आती है अगली, जिसका जो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? क्या डिफाइन कर सकते हैं टाइम पीरियड को? तो आप लिख सकते हो टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स, है ना? टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितने टाइम का मोशन अपने आप को रिपीट करेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है। कोई मुझे बताएगा इसमें क्या गड़बड़ है? कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। यहां एक वर्ड और होना चाहिए जो है मिनिमम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अगर हम सर हाँ बेटा। सर बहुत ब्लर इमेज आ रहा है सर। सबके यस सर। सबके साथ प्रॉब्लम है ये? हाँ सर, हमको भी हो रहा है। नो सर। अच्छा, इंटरनेट इंटरनेट का कुछ इश्यू हो सकता है यार। मुझे ये नहीं पता मेरे एंड पे है कि आपके एंड पे ये इश्यू। तो मतलब अगर सबको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ यहाँ देखूंगा, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा। सबको इश्यू आ रहा है कुछ? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो कोशिश सर करो। बीच बीच में बिगड़ जा रहा, फिर ठीक हो जा रहा अपने आप। क्या? बीच बीच में बिगड़ जा रहा है, फिर अपने आप ठीक हो जा रहा। अच्छा, ये प्रॉब्लम सबके साथ है या किस किस को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो क्वालिटी, मुझे बता दो। रेज योर हैंड, क्योंकि पहले ये तो पता चले कि प्रॉब्लम किधर है, मेरे एंड पे आपके एंड पे। 3 4, बाकी लोगों को नहीं आ रही वीडियो क्वालिटी में कोई इश्यू? नहीं आ रही सर। अच्छा, मतलब कि कुछ बड़ा लोचा है। मेरा इंटरनेट आ रहा है, बट आसनसोल में कहीं और कुछ जबरदस्त इंटरनेट का लोचा हो रखा है। तो फॉलो करने की कोशिश करो बेटा जितना कर सको। ठीक है, ओके। मैं डेफिनेशन बता रहा था टाइम पीरियड। रिकॉर्डिंग ऑन है? चलो एक काम करते हैं, जूम पे भी कर लेते हैं रिकॉर्डिंग।
तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टाइम पीरियड की डेफिनेशन। टाइम पीरियड क्या होगा? मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। ये ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक मोशन के लिए ही टाइम पीरियड डिफाइंड है, हर तरीके के मोशन के लिए नहीं है, सिर्फ पीरियोडिक मोशन के लिए ही डिफाइंड है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है मोशन रिपीट होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम जरूरी है, मिनिमम वर्ड बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन को कंसिडर करोगे तो आप कहोगे सर 365 डेज के बाद रिपीट करता है, इसलिए टाइम पीरियड 365 डेज। लेकिन अगर आप ये मिनिमम वर्ड यूज नहीं करोगे तो मैं बोलूंगा कि 730 डेज के बाद भी तो रिपीट करता है ना मोशन, तो इसका मतलब टाइम पीरियड 730 डेज हो जाएगा, जो कि गलत है। आंसर क्या होना चाहिए? 365 होना चाहिए। इसलिए यहां पे एक वर्ड और आना चाहिए जिसका नाम क्या है, जो क्या है? मिनिमम। तो मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को कई लोग बोलते हैं सर टाइम पीरियड अगर टी है तो फ्रीक्वेंसी जो है 1/t है। वो फॉर्मूला है, बट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स मोशन रिपीट्स इन अ यूनिट टाइम। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑब्वियसली 1 टाइम पीरियड के बराबर होता है, और अगर आप टाइम पीरियड को सेकंड में लोगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज हो जाएगी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। ठीक है, ओके। सो पीरियोडिक मोशन, कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट कर दे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? तो सर ऑसिलेशन की डेफिनेशन तो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं सर। क्या होती है वो? सर सिंपल है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स बड़े ही सिंपल है। क्या ये सर्कुलर मोशन इसका एग्जांपल है? नहीं, ये सर्कुलर मोशन इसका एग्जांपल नहीं है, क्योंकि कोई मीन पोजीशन का टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा। ये, हाँ, ये आपका एग्जाम्पल है ऑसिलेशन का, क्योंकि यहाँ इसमें जब ये स्ट्रिंग वर्टिकली एकदम वर्टिकल थी, उस पोजीशन को मीन पोजीशन मानते हुए ये बॉब आगे पीछे इसी के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना। इस पोजीशन में हमारा अगर बॉब को छोड़ दिया जाए इस मिड पॉइंट पे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ये अपनी पोजीशन पे पड़ा रहेगा। इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। ये पेंडुलम, इसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम। पेंडुलम मोशन ऑसिलेशन का एक एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? सर अगर मैं एक स्फीयर के अंदर एक बॉल को छोड़ दूं तो इस तरीके से रोल कर रहा है, ये भी हमारा एक ऑसिलेशन का एग्जांपल है। इसमें मीन पोजीशन क्या होगा? सर बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वही मीन पोजीशन होगा। ठीक है, और क्या एग्जांपल पॉसिबल है? तो सर अगर मैं टेबल पर एक स्प्रिंग लगाकर उससे एक बॉब अटैच कर दूं और उसको स्ट्रेच करके छोड़ दूं तो ये भी इस तरीके से मोशन करेगा। ये मोशन भी आपका ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके। इसमें एक चीज नोट करने लायक है। क्या? ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इनको कॉपी कैसे करोगे आप? एग्जांपल्स में लिख दोगे पेंडुलम, अ बॉब ऑसिलेटिंग इनसाइड अ स्फीयर, अ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, हो गया एग्जांपल्स। सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम तो कभी मत बनाना आप लोग अपनी नोटबुक में। ठीक है ना? तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेशंस। जितने भी ऑसिलेशंस हैं सब के सब पीरियोडिक होते हैं, सबके सब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। बट जो भी मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे जरूरी नहीं है वो ऑसिलेशन हो। फॉर एग्जांपल ये वाला सर्कुलर मोशन, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, पर ये ऑसिलेशन नहीं है। ओके, तो सर फिर ऑसिलेशन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कंडीशंस हैं जिसके होने पर ऑसिलेशन हो सकता है? तो अगला हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेशन। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ऑसिलेशन की? कोई बताएगा मुझे?
ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर एक रिजिड सपोर्ट। नहीं, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन जरूरी है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा तो पीरियोडिक मोशन नहीं, सॉरी, तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशन में ही है इक्विलिब्रियम पोजीशन होना, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के बिना ऑब्वियसली टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं हो सकता, बट मान लीजिए यहां पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब अगर ऑसिलेशन होना, अगर आप चाहते हो कि ऑसिलेशन हो, तो दैट मीन्स कि जब पार्टिकल इधर गया है तो इस पर फोर्स इधर लगना चाहिए, और जब पार्टिकल इधर गया है तो फोर्स इधर लगना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. So second condition will be the force should always be directed towards the equilibrium, that is the force should be restoring force, the force should try to restore the equilibrium, है ना? कोई दिक्कत? अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो कभी भी ऑसिलेशन नहीं हो सकता। तो ऑसिलेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन और रीस्टोरिंग फोर्स, जिनको आप ऑब्वियसली कंबाइनली क्या बोल सकते हो? कंबाइन करके क्या बोल सकते हो आप इनको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी आपका ऑसिलेशन हो सकता है, अदरवाइज ऑसिलेशन नहीं हो सकता। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमने कहा था, ये जो बॉब ऑसिलेट कर रहा था, हमने कहा कि बॉब जब इधर गया है, ये इसका मीन पोजीशन, ये क्या है? मीन पोजीशन है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दिख रहा है आप लोगों को? यहां पर mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, टेंशन और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर हम यहां के बारे में बात करेंगे तो यहां पर mg इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। हम अपने mg के दो कंपोनेंट करते हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में। ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, राइट। एंड दिस mg sin थीटा विल ब्रिंग दिस बॉल बैक टू इट्स मीन पोजीशन, राइट। सो दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। और सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही एक mg sin थीटा होगा जो कि रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अब यहां पर मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। बोले क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा इतनी छोटी सी बात में? सर इतनी छोटी सी बात में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देखा जाए तो। बोले क्या प्रॉब्लम है बताओ तो सही। सर ये प्रॉब्लम है कि जब हमने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था सर, कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था, तो कोनिकल पेंडुलम पढ़ते वक्त हमने कहा था कि ये रहा mg, ये रहा t, t के दो कंपोनेंट ऊपर, एक t cos थीटा और एक t sin थीटा। हमने वहां कहा था कि t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और t sin थीटा mv स्क्वायर बाय r की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ये कहा था कोनिकल पेंडुलम में, याद है कि भूल गए? यस सर। याद है? ओके। तो अब यहां देखिए इस पेंडुलम में क्या हुआ। इस पेंडुलम में यहां हमने टेंशन के कंपोनेंट को mg से बैलेंस किया। इस यहां पर मैं एक्सट्रीम के पोजीशन पे क्या करूंगा, टेंशन को mg के कंपोनेंट से बैलेंस करूंगा। सर ये सब आपकी मनमर्जी चल रही, जब मर्जी जो कर दो आप, ऐसा होता है क्या? यहां पर मैं अपनी इच्छा से mg को टेंशन के कंपोनेंट से बैलेंस कर रहा हूं, यहां पर मैं टेंशन को mg के कंपोनेंट से बैलेंस कर रहा हूं। तो मजाक चल रहा है ना? कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर अभी तक तो नहीं हो रहा था, आपके बताने के बाद हो गया। कंफ्यूजन है कि नहीं है बताओ? है सर। हाँ सर। देखो फर्क है एक्सेलरेशन का, ठीक है। इस केस में कोनिकल पेंडुलम के केस में हमें मालूम है एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए नेट वर्टिकल फोर्स 0 होगा, राइट। इसलिए t cos थीटा और mg बैलेंस कर देंगे, है ना? हाँ या ना? यहां पर एक्सेलरेशन इधर है,
इसलिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट आपस में बैलेंस कर दीजिए। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? यस सर। दोनों मोशन अलग अलग है ना, हमें क्या देखना है, आप यहां पर भी देखो, यहां पर भी मैं mg के कंपोनेंट कर सकता हूं, पर मैं टेंशन माइनस mg cos थीटा को जीरो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एक्सेलरेशन है ना बेटा, उस कोनिकल पेंडुलम वाला के केस इधर बताता हूं। ये जो कोनिकल पेंडुलम वाले केस में एक्सेलरेशन इधर था, राइट, टेंशन इधर था। आपने बोला सर मैं टेंशन का कंपोनेंट नहीं करूंगा, मैं mg का कंपोनेंट करूंगा। मतलब बिल्कुल करो, शौक से करो, कोई बात नहीं। ये हो गया mg cos थीटा, है ना। लेकिन अब आप t और mg cos थीटा को बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी एक्सिस, आप कंपोनेंट ऐसे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने अपनी एक्सिस टेढ़ी सिलेक्ट कर रखी, इधर x एक्सिस और इधर y एक्सिस, है ना। और अगर आपने ऐसी एक्सिस सिलेक्ट कर रखी है तो सर एक्सेलरेशन का भी तो कंपोनेंट करिए। तो सर इधर आ जाएगा आपका a cos थीटा, इधर आ जाएगा a sin थीटा। तो अगर आप यहां पे कभी भी t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नहीं लिख सकते, आप भले ही लिख सकते हो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा, जहां a कितना है v स्क्वायर बाय आर। समझ में आया? आया ना? सर एक बार दोबारा समझाइए वाला पार्ट। तो फिर मैं नए पेज पे समझाता हूं आपको। एक काम करता हूं, इस पूरे को मिटा देता हूं। देखो, दो केसेस हैं, एक तो अपना ये वाला पेंडुलम है और एक अपना कोनिकल पेंडुलम है। तो मैं कोनिकल पेंडुलम को एक बार यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। कोनिकल पेंडुलम के केस में ये जो बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा ना। चलो, तो ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा, इस पे फोर्स लगेगा क्या क्या? सर दो ही फोर्स लगेंगे। कौन कौन से? एक तो सर mg है और दूसरा है ना सर वो टेंशन है। बहुत अच्छी बात है। इसका एक्सेलरेशन किधर है? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसलिए सर इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा a। ये कितना है? v स्क्वायर बाय आर है सर। बहुत अच्छी बात है। ये एंगल थीटा है, ये अगर लेंथ l है तो r इज इक्वल टू l साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर यहां पर मेरे पास दो उपाय हैं। एक उपाय तो ये है कि मैंने हॉरिजॉन्टल x और y लिया, वर्टिकल y लिया, या फिर मैंने टेढ़ा x और टेढ़ा y लिया, है ना। हाँ या ना? ये सब कोनिकल पेंडुलम चल रहा है जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। जहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। ओके। तो इसके बाद सर क्या करेंगे? सर इसका बहुत आसान केस है, देखिए जरा। इसके बाद अगर मैं पहला वाला केस कंसिडर करता हूं तो मैं तो लिखूंगा सर y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो लिखूंगा y डायरेक्शन की इक्वेशन t cos थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। तो t cos थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यस मैंने सर। y डायरेक्शन में कोई, तो मतलब मैंने क्या लिखा? t cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन व्हिच इज 0। और मैंने यहां लिखा t sin थीटा जो कि x डायरेक्शन का फोर्स है, दिस t sin थीटा विल प्रोवाइड फॉर ma, है ना। ma कितना है? mv स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं सेम काम इस आड़ी टेढ़ी एक्सिस में करूं तो उसके लिए मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूं, रेड कर देता हूं। अगर मैं इस आड़ी टेढ़ी एक्सिस के बारे में बात करूं तो मेरा टेंशन तो इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, और ये वाला एंगल थीटा है ना। और एक्सेलरेशन पार्टिकल का इस तरफ है ना। है ना। यस तो सर। अब अगर मैं y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं इस कोनिकल पेंडुलम के लिए तो क्या लिखूंगा? मैं y डायरेक्शन में लिखूंगा t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू m एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल फिर से थीटा, तो ma साइन थीटा। समझ में आई बात? हाँ या ना?
हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं कंपोनेंट इस केस में भी, कोनिकल पेंडुलम के केस में भी आड़े टेढ़े कंपोनेंट कर सकता हूं, जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट किया जाए कोनिकल पेंडुलम के केस में भी, पर उसमें क्या होगा, मेरा एक्सेलरेशन के कंपोनेंट भी करने होंगे आड़े टेढ़े वाले। वही अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करूं तो सिंपल पेंडुलम में देखिए क्या है, सिंपल पेंडुलम में एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसकी वेलोसिटी 0 है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, अच्छा फोर्स, पेन का कलर बदलते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा mg, इधर फोर्स लगा t। अब मैंने बोला कि यार यहां पर ये रेस्ट पर है और ये सर्कुलर मोशन ऐसा वर्टिकल सर्कुलर करेगा, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन जो आएगा वो इस तरफ आएगा, टेंजेंशियल वाला। रेडियल एक्सेलरेशन 0 है फिलहाल एक्सट्रीम केस पोजीशन पे, बाकी पोजीशंस पे नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था, राइट। तो इधर mg है, इधर एक्सेलरेशन a है। हमने बोला ये एंगल अगर थीटा है तो इधर लगेगा mg cos थीटा और इधर लगेगा mg sin थीटा। ये हमने कैसा किया, हमने इधर x एक्सिस ले रखा है, इधर y एक्सिस ले रखा है। अब अगर मैं y डायरेक्शन की इक्वेशन इसके लिए लिखूंगा, इस कोनिकल पेंडुलम के लिए, सॉरी इस सिंपल पेंडुलम के लिए, तो y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए y डायरेक्शन का नेट फोर्स हो जाएगा 0, t माइनस mg cos थीटा हो जाएगा 0। समझ में आई बात, हाँ या ना? यहां पर भी मैंने t माइनस mg cos थीटा लिखा, लेकिन उसको 0 नहीं लिख पाया क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसका टेढ़ा कंपोनेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टेढ़ा एक्सेलरेशन है उसका कोई स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट नहीं आया एक्सेलरेशन का, इसलिए मैंने t माइनस mg cos थीटा को यहाँ पर 0 लिखा है। समझ में आई बात, हाँ या ना? इस कंफ्यूजन से बचने का सीधा उपाय क्या होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लीजिए, एटलीस्ट सिंपलर केसेस में बच जाओगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट सिंपलर केसेस में बचने का सीधा सा तरीका है, हमेशा अपने एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को एक्सेलरेशन के अलोंग ले लीजिए, तो आपको एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करना ही नहीं पड़ेंगे, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सीधे लिख देंगे t cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, सिंपल वाली बात। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो mg sin थीटा है ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पर ये mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स है। मेरे को इस चैप्टर से डेविएट होके पुराना चैप्टर पढ़ाना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स में ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी। हमने ये कॉन्सेप्ट वहां पर भी डिस्कस किया था क्लास के अंदर, जब मैंने आपको कोनिकल पेंडुलम बताया था और साथ ही साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी बताया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो देखा जाए तो ये पेंडुलम क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है ना, आया ना? यस सर। हमने तो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है, ये तो आसान वाला पार्ट है, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पर आपको ध्यान नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग रिक्वायरमेंट फॉर ऑसिलेशन देख रहे थे, हमने देखा दो रिक्वायरमेंट है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर ये रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन और इधर है रीस्टोरिंग फोर्सेस mg sin थीटा mg sin थीटा, जिसकी वजह से बॉब वापस अपने इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहेगा, इसलिए ये बॉब ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, ये पेंडुलम ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। और क्या एग्जांपल हो सकता है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल इसका एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। क्या है ये, मान लेते हैं स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है L0, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ हो गई L0। अब अगर हम इस ब्लॉक को इस नेचुरल लेंथ पे क्या होगा, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, उसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बट अगर हम इसको ब्लॉक को थोड़ा आगे खिसका दें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा x, है ना, तो इस पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ kx टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं, ब्लॉक यहां रखा हुआ है, स्प्रिंग में कंप्रेशन आ चुका है x, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ kx, और आप देख सकते हो जब ब्लॉक राइट में जाएगा तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में जाएगा तो फोर्स राइट में लगेगा, मतलब जब x पॉजिटिव है फोर्स नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है फोर्स पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया आपका, एक रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रीस्टोरिंग फोर्सेस ऑफ kx गिविंग यू, समझ में आया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद, ये kx है,
ठीक है, ये फोर्स के एक्स है। तो ये जो फोर्सेज लगे के एक्स इधर के एक्स इधर, मतलब जब राइट में जाए तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, लेफ्ट में जाए तो फोर्स राइट में लग रहा है, दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है ही जब एक्स जीरो है उस वक्त। तो बेसिकली ये आपका एक ऑसिलेशन की सिचुएशन बना रहा है। ठीक है, समझ में आई बात, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन ऑसिलेशन टेक प्लेस? देखिए बात समझिए, आपके अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्स, या लास्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी भी दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। हमें अलग अलग फोर्सेस दे रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, और आपको बताना है इन केसेस के अंतर्गत, इन केसेस के इन्फ्लुएंस में, इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में या इस पोटेंशियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, बेसिकली हमें देखना है कि कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं है, और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो क्या उसके आसपास जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योंकि फोर्स एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा है यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में, एफ और जी को छोड़ के, सर एफ को छोड़ के सिर्फ, तो हम लोगों ने ये एक्स एक्सिस बना ली। पहले केस में लिख रहा है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो पार्ट ए में अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो पार्ट ए में इक्विलिब्रियम कहाँ है? इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट? क्योंकि माइनस के एक्स जीरो हो जाएगा तो एक्स जीरो होगा, राइट? तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बहुत अच्छी बात है सर। अगर हम एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स अप्लाई करें, आपको एज्यूम करना है कि के पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब कि जब एक्स पॉजिटिव होगा, जब पार्टिकल यहां होगा तो फोर्स इधर लग रहा होगा, फोर्स नेगेटिव होगा, और जब एक्स नेगेटिव होगा मतलब पार्टिकल जब यहां होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे लग रहा होगा। मतलब फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है, इसलिए ये रीस्टोरिंग फोर्स है। इसका मतलब फर्स्ट केस में ऑसिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एफ इज इक्वल टू के एक्स। अगर एफ इज इक्वल टू के एक्स है तो जब एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव, मतलब एक्स अगर राइट की तरफ है तो फोर्स भी राइट की तरफ है, और एक्स अगर लेफ्ट की तरफ है तो फोर्स भी लेफ्ट की तरफ है। ये फोर्स रीस्टोरिंग नहीं है, ये फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं आ रहा, इसलिए ये पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स। माइनस के एक्स में ऑसिलेशन होगा, के एक्स में ऑसिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर हम माइनस के एक्स स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये फोर्स जीरो कब होगा? तो सर एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, बहुत अच्छी बात है बेटा। और जब एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और जब एक्स नेगेटिव होगा तब भी सर फोर्स नेगेटिव ही रहेगा, ये गड़बड़ हो गई, इसलिए ये भी ऑसिलेशन नहीं कर पाएगा। पार्टिकल राइट में जाएगा तो फोर्सेस वापस इक्विलिब्रियम में लेके आएगा, बट जब लेफ्ट में जाएगा तो पार्टिकल उधर ही चला जाएगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो फिर से समझाइए सर। ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास एक बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, वहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो है, पर मैंने बॉक्स को इधर रखा तो फोर्स लेफ्ट में लगा, तो बॉक्स वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ गया। गया कि नहीं गया? गया ना? आप बोलोगे नहीं। यस सर। अब अगर मैं वो पार्टिकल यहाँ से मूव करते करते इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, वेलोसिटी की वजह से आगे निकल गया, पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो फोर्स नेगेटिव ही था। जब एक्स नेगेटिव है तब भी फोर्स नेगेटिव ही है, मतलब ये पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ वापस नेगेटिव डायरेक्शन में निकल गया पूरा का पूरा। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये पार्टिकल ऑसिलेट किया, ये बस आगे जाके पीछे चला गया, बस खत्म कहानी? नो सर। ऑसिलेट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं करेगा। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर के अंतर्गत के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें भी देखिए, जब x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, इसलिए इस केस में भी ऑसिलेशन होगा। ये डी केस और ई केस अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो सेम टू सेम बन जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग होगा और डायरेक्शन वगैरह सेम रहेगा, इसलिए इस केस में भी ऑसिलेशन होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है पार्ट ई, एफ इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। बिल्कुल है सर, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? फोर्स
0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a बाय b। तो x इज इक्वल टू a बाय b वो पोजीशन है, लेट्स से ये वाली पोजीशन है x इज इक्वल टू a बाय b, ठीक है, दिख नहीं रहा है। x इज इक्वल टू a बाय b ये पोजीशन है लेट्स से। तो इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है, बहुत अच्छी बात है सर। अगर मैं x को थोड़ा यहां से बढ़ा दूं तो x अगर a बाय b से बड़ा है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। देखो जरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। है ना? तो यहां पर जाने पर फोर्स नेगेटिव हो रहा है, इधर आ रहा है फोर्स। और जब x को मैंने a बाय b से थोड़ा छोटा कर दिया तो आप देखोगे फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स इधर लग रहा है। मतलब कि फोर्स हमेशा ही इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है। ये रिस्टोरिंग फोर्स भी है, इक्विलिब्रियम भी है, रिस्टोरिंग फोर्स भी है, इसलिए ऑसिलेशन होगा। ध्यान रखेंगे F इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स में ऑसिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है F इज इक्वल टू p माइनस क्यू वाई। तो देखा जाए तो सेम ही है, a माइनस बी एक्स हो या p माइनस क्यू वाई हो, यहाँ पे क्या होगा, y डायरेक्शन ऑसिलेशन हो जाएगा, है ना? हाँ या ना? बोलिए। यस सर। ओके, तो यहां पर भी ऑसिलेशन होगा। तो F में भी ऑसिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। B और C में नहीं है अभी तक, A, D, E और F में है, G बचा हुआ है। G में क्या है भैया, सर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी, अब इसका क्या करें? तो U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया, कोई बात नहीं। फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स होगा, हाँ या ना? यस सर। दैट इज इक्वल टू माइनस 2ax माइनस बी, ठीक। तो अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू 0 बोलूं तो इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। ओके, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, यहां पर इक्विलिब्रियम आया, माइनस बी बाय 2a पर यहां इक्विलिब्रियम आया। और क्या नाम है, इसके बाद अगर आप x को इससे थोड़ा बड़ा रखोगे तो आप देखोगे फोर्स नेगेटिव आएगा, x को छोटा रखोगे तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये भी रीस्टोरिंग फोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑसिलेशन होगा, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो इक्विलिब्रियम को, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ऑसिलेशन होता है। और अगर आप यहाँ पर, क्योंकि आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको पता है, u और x के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ विल कम आउट टू बी लाइक दिस। ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होता है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। ये एक आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स होगा, आपका ऑसिलेशन होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब आपका ऑसिलेशन होगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं आपके, ये मतलब छोटे मोटे टॉपिक्स नहीं है। कब ऐसे ऑसिलेशन पढ़ना है, पहले ये तो पता चल जाए ऑसिलेशन कब होता है कब नहीं होता, बाद में तो पढ़ेंगे ऑसिलेशन को, है ना? चलो, कॉपी हो गया ये वाला? रुकिए सर। आप लोग क्या करोगे, इन 1 2 3 सातों केस के लिए अलग अलग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के फिर कॉपी करोगे। ऐसे नहीं कि एक ही में आपने सारे डाल दिए मेरी तरह, समझ में नहीं आएगा बाद में कुछ भी, ठीक है। इन सारे केसेस के करस्पॉन्डिंग आप अलग अलग एक्सिस ड्रॉ करोगे और उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा? सर हाँ, सर आप a बाय b को समझा सकते हैं एक बार, कौन सा? e वाला पार्ट, e वाला पार्ट सर। ई वाला पार्ट, ओके। देखो F इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स में इक्विलिब्रियम तो कब आया, जब फोर्स 0 हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको मल्टीपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कौन सा तरीका बेस्ट होगा। देखो, चलो मैं एकदम 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो एकदम बिल्कुल गधों की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से। मेरे पास है F इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स,
मेरा इक्विलिब्रियम आया है x इज इक्वल टू a बाय b पर, ठीक। नाउ इफ x इज ग्रेटर देन a बाय b, f इज इक्वल टू a माइनस b टाइम्स समथिंग ग्रेटर देन a बाय b, है ना, दैट इज इक्वल टू a माइनस समथिंग ग्रेटर देन a, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, राइट। बोलो। हाँ सर समझे। तो मतलब जब x a बाय b से बड़ा है तो फोर्स नेगेटिव है। सिमिलरली अगर मैं x को a बाई बी से थोड़ा छोटा कर दूंगा तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जब राइट में गए, x बड़ा करने का मतलब राइट में गए, जब राइट में गए तो फोर्स नेगेटिव आया मतलब लेफ्ट में आया। x को छोटा किया तो जब लेफ्ट में गए तो फोर्स पॉजिटिव आया मतलब राइट में आया। तो राइट में जाने में फोर्स लेफ्ट में लगता है, लेफ्ट में जाने में फोर्स राइट में लगता है, मतलब क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स है, मतलब ऑसिलेशन हो सकता है, ठीक है। यस सर। सर P माइनस क्यू वाई में भी वही हो रहा है ना सर? सेम टू सेम चीज है, बस x की जगह y डायरेक्शन में लगेगा, और क्या, है ना। देखा जाए तो ये भी तो वही है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2a टाइम्स x, ये भी तो वही है, p माइनस क्यू आई या a माइनस बी एक्स, है ना। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैंने बोला था दो तरीके से बताऊंगा। तो एफ इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स का ग्राफ बना के देखो। आप लोग ऑलरेडी स्टेटमेंट का ग्राफ तो जानते हो ना। तो एफ इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, ये रहा एफ, ये रहा एक्स, ये रहा आपका a बाय बी, यहाँ पे फोर्स जीरो है। जब x पॉजिटिव है तो फोर्स, जब x इससे बड़ा है मतलब राइट साइड में गए तो फोर्स नेगेटिव, मतलब कि फोर्स लेफ्ट साइड में लगा, है ना, हाँ या ना। और जब x a बाई बी से छोटा है तो फोर्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स राइट साइड में लग रहा है, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग हो जाएगा। ग्राफ से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है मेरे को, कम से कम। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी सा टॉपिक है ये। सर जी वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करेंगे? जी फॉर गॉड। यस सर। देखो, u अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो हमें फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना, ये तो मालूम है। नहीं पता? ये यस नहीं, सर। ये पता है तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, माइनस लगाया तो अपने पास आ गया माइनस टू ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो इसमें हमने इक्विलिब्रियम निकाला। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स को जीरो होना पड़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय टू है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल गई माइनस बी बाय टू है, उसी के अबाउट ऑसिलेशन होगा। ओके भाई, अब इसको मैं चाहूँ तो माइनस बी माइनस टू एक्स लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन में x को माइनस बी बाई टू ए से बड़ा रख दूंगा तो मेरा फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट देखिए नेगेटिव है। x को बढ़ाओगे तो ये फोर्स और नेगेटिव होगा, राइट। x को घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, हाँ या ना। यस सर। x का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब x को इंक्रीज करने पे फोर्स डिक्रीज होगा, x को डिक्रीज करने पे फोर्स इंक्रीज होगा। मतलब b माइनस बी बाई टू ए से डिक्रीज करूंगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस बी बाई टू ए से इंक्रीज करूंगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी दोनों केसेस में भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए आपका रीस्टोरिंग फोर्स बना था, है ना। और डिटेल में बात होगी सर धीरे धीरे। हाँ बेटा बोलिए।
सर यहाँ पर पहले आप एक वो वर्टिकल पैराबोला जैसे कुछ एक ग्राफ बनाए थे सर, क्या था सर? मैं बता रहा हूँ, इसी चीज़ को सॉल्व करने का एक और तरीका था कि आपका ऑसिलेशन कब होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। और क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वेशन पैराबोला होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसलिए आपका ऑसिलेशन हो जाएगा। समझ में आई बात? डायरेक्टली एनर्जी से भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो फिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा इलस्ट्रेशन था, ये पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं है खास इसमें, इट इज़ जस्ट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड, बस, और कुछ नहीं है। मतलब ये बस एक चीज़ बतानी थी कि और चीज़ वाइब्रेशन होती है, इसको पढ़ना भी नहीं है, कहानी खत्म। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन मतलब ऐसा ऑसिलेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो और एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो, उसको वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप बोलते हो तो आपके थ्रोट पर अगर आप अपने हाथ को रखोगे तो यू विल फील कि हाँ कुछ वाइब्रेट कर रहा है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से स्मॉल एम्पलीट्यूड से। समझ में आई बात? तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशन कह रहे हैं। कुछ खास नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपके इस चैप्टर का 95% पोर्शन है। 95% ऑफ ऑसिलेशन चैप्टर जो है वो एसएचएम ही है। इतना बड़ा पोर्शन है इस चैप्टर का कि सर हाँ सर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड था सर। हाँ सर स्मॉल एम्पलीट्यूड था। हाँ हाँ, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये आप ये वो तो बाद में देखेंगे, पहले ही समझ लो कि ये आपके इस चैप्टर का 95% पोर्शन है। ये इतना बड़ा पोर्शन है कि ज़्यादातर टीचर्स इस चैप्टर को ऑसिलेशन बोलते ही नहीं, एसएचएम बोलते हैं। मैं भी एसएचएम ही बोलता हूँ इस चैप्टर का नाम। हाँ ठीक है, बोलते बाद में, ठीक है यार ऑसिलेशन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो चलो ऑसिलेशन बोलना बेटर है, बट मेनली हम इस चैप्टर में एसएचएम ही पढ़ते हैं। तो अब से ये आपका असली चैप्टर शुरू हो रहा है, यूँ समझ लो। ठीक है, तो एसएचएम क्या है? तो एसएचएम कुछ नहीं है, एक ऑसिलेशन ही है वेयर द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है, देखो ऑसिलेशन होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स तो होगा ही होगा, बिना रीस्टोरिंग फोर्स के बिना इक्विलिब्रियम के ऑसिलेशन होता ही नहीं। तो ऐसा ऑसिलेशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स जो है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से जितना भी डिस्प्लेस होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 1 का। ठीक है, तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के, तो हमारा ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन, इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन। और जो हमने ऊपर अंग्रेजी में लिखा उसको हम गणित में ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स क्या है? माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस लगाने से क्या होगा, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, के आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, के आपका पॉजिटिव है, के इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स अगर होगा तब आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो पाएगा। माइनस के एक्स क्यूब में भी ऑसिलेशन होता है पर वो एसएचएम नहीं होगा। यहां एक्स क्या है? तो सर एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और अगला लिखा था के क्या होता है, तो के मैंने ऑलरेडी बता दिया, के इज नथिंग बट अ पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, दैट्स इट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक्स पोजीशन नहीं है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। कहां से? मीन पोजीशन से। जो भी
मीन पोजीशन है, वहां से डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो फोर्स माइनस के एक्स होना चाहिए। ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है? यस सर। ओके। सर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब क्यों नहीं होता सर? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब एस एच एम क्यों नहीं होता सर? देखो, ये डेफिनेशन है। जब f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, जब फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तब आपका जो भी ऑसिलेशन हो रहा होगा उसको हम SHM कहेंगे। ठीक है? इसको दूसरे तरीके से भी टारगेट किया जाता है। हम पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर उससे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालते हैं, उससे एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन का यूज करते हुए फोर्स की इक्वेशन निकालते हैं, फिर देखते हैं f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आया। तो उल्टा भी चलता है, बट आप मतलब ये इतना जनरल हो चुका है ना कि आप कैसे भी बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि जब f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, जब भी फोर्स माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिस्टोरिंग फोर्स, उस केस में जो भी मोशन होने वाला है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है? ये डेफिनेशन हो गई SHM की। आगे बढ़ते हैं फिर। डिफरेंट कंडीशंस फॉर ऑफ SHM। तो सीधा एग्जांपल है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल SHM टेक प्लेस। आपको मैंने 6 सिचुएशन दे रखी हैं, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से केस में SHM हो सकता है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन होगा ही होगा, राइट? इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना है ना। बी, सेकेंड केस में दे रखा है f इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो मेरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है? देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना हो जाएगा? एक्स नॉट मीन पोजीशन है, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? करंट पोजीशन माइनस मीन पोजीशन, एक्स माइनस एक्स नॉट। लेट्स कॉल दिस y। ठीक है? या लेट्स कॉल दिस कैपिटल X। देन अगर मैं कैपिटल X यहां यूज करूंगा तो आई कैन राइट f इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल X, है ना? जहां कैपिटल X क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट? सो ऑब्वियसली दिस इज द कंडीशन फॉर SHM। ये SHM करेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? बोल दो। यस सर। नेक्स्ट है हमारा f इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। ठीक है? तो पार्ट सी में हमारे पास है f इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ए बाय बी। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ सर। तो मतलब क्या हुआ? ये तो इसी फॉर्म में आ गया ना। कंपेयर कर लो दोनों को, दिख रहा है? यस सर। तो ये भी आपका ऑसिलेशन करेगा। मीन पोजीशन क्या होगा? यहां पे मीन पोजीशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए बाय बी। तो यहां पर ऑसिलेशन होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट के अबाउट, यहां पे ऑसिलेशन होगा x इज इक्वल टू ए बाय बी के अबाउट। ठीक है ना? कोई दिक्कत? डी, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब। ना भाई ना, माइनस के एक्स था, माइनस के एक्स क्यूब नहीं था, इसलिए ये SHM नहीं करेगा। ठीक है बेटा? ये ऑसिलेट होगा, ऑसिलेशन होगा, बट SHM नहीं होगा। ठीक है? समझ में आई बात?
Yes, sir. नेक्स्ट ई, एफ इज इक्वल टू पी माइनस क्यू वाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस क्यू टाइम्स वाई माइनस पी बाई क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. फिर से इससे कंपेयर कर लो, वाई डायरेक्शन में एसएचएम होगा अबाउट पी बाई क्यू, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. तो इसमें एसएचएम हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है, बचा सिर्फ एफ। एफ में क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो u अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका मतलब हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स माइनस बी, दिस इम्प्लाइज फोर्स इज इक्वल टू माइनस टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाय टू ए, है ना? अब इसको फिर से कंपेयर कर लीजिए इसी से, तो एसएचएम तो हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. बस कहाँ पे किसके अबाउट हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए के अबाउट हो रहा है ना? तो ये भी है, बट किसके अबाउट है, अबाउट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, दिस इज अबाउट ए बाई बी, एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, दिस इज अबाउट एक्स नॉट, दिस इज अबाउट एक्स, वाई इज इक्वल टू पी बाय क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इन 6 में से 5 केसेस में एसएचएम हो रहा था, एक केस में ऑसिलेशन था, एसएचएम नहीं था। कोई दिक्कत? कॉपी कर लो जल्दी जल्दी और बता दो कॉपी हो गया। Sir, स्क्रीनशॉट लो noted. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, Sir, noted. स्क्रीनशॉट लो। सर कॉपी हो गया था सर। चलो ठीक है, अच्छी बात। चलो सर एफ वाले की सर मीन पोजीशन माइनस बी बाई टू होगी सर। क्या, हाँ इसका ना माइनस बी बाई टू आएगा। ठीक है, चलो तो अब हम देखेंगे डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स अंडरगोइंग एसएचएम। ठीक है, अलग अलग फिजिकल सिस्टम देखेंगे जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। इसमें सबसे पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्यों, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स दिख रहा है तो मतलब वही लग रहा है, और क्या करोगे। तो ये हमारे पास सिस्टम है, हम एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, आप लोग इतना ऐसे ड्रॉ मत करिएगा, आप लोग ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर हमने बोला कि लेट से ये नेचुरल लेंथ का है पर रखा हुआ स्प्रिंग एल नॉट लेंथ में। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोजीशन है ना, ये आपका एल नॉट है, स्प्रिंग की लेंथ अभी नेचुरल लेंथ के बराबर है। फिर हमने क्या किया, ब्लॉक को थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस किया तो यहाँ ऐसी सिचुएशन बन गई, ये नई सिचुएशन बन गई, है ना। ये आपका लेट से डिस्टेंस x है। ठीक है, तो आपको ये कॉपी नहीं करना तो आप क्या करोगे, ऐसा बना लोगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम इसे कंप्रेस कर दें, तो ये नई सिचुएशन में ये हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस x है, ऑब्वियसली ये वाला x पॉजिटिव है, ये वाला x नेगेटिव है ना। आपको ये कॉपी करना है।
तो इस केस में हम क्या देखेंगे, अच्छा मैंने ये लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी थी, वापस करो, यहाँ लाइन ड्रॉ करी, ये करिए और ये करिए, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जब एक्सटेंशन हुआ है x का तो फोर्स लगेगा kx पीछे की तरफ, और जब कंप्रेशन हुआ है यहां पर x का तो फोर्स लगेगा kx आगे की तरफ, है ना। तो ये तो आपका तो मतलब L नॉट x था। जब पॉजिटिव होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगा सर। देखो उधर की तरफ, अगर मैं इधर की तरफ x को पॉजिटिव ले रहा हूं तो इधर की तरफ ऑब्वियसली x नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, L नॉट से जब आगे गए, जब एक्सटेंशन हुआ, जब राइट में गए तो फोर्स लेफ्ट में लगा, जब लेफ्ट में गए तो फोर्स राइट में लगा, और वैल्यू कितनी फोर्स की, kx। मतलब हमें ऐसे ही पता है कि फोर्स, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो क्या लिख सकते हैं, फिजिकल टू माइनस kx लिखा जा सकता है डायरेक्टली, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स वैसे ही फिजिकल टू माइनस kx होता है, तो ऑब्वियसली ये सिस्टम तो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा ही, सॉरी एसेशन परफॉर्म करेगा ही करेगा, है ना। हमें बस ये एज्यूम करना है कि नीचे का जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, नीचे अगर फ्रिक्शन डाल दोगे तब कहानी बदल जाएगी। आप लोग ये सब कॉपी मत करना, ये कॉपी करना बस, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। रुकिए सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल वाला भी एसएचएम करेगा शायद, देखते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक और स्प्रिंग अटैच्ड है। यहाँ पे आपकी लेट से नेचुरल लेंथ L नॉट है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg, और ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, है क्या? नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ से सिस्टम को रिलीज कर दूंगा तो सिस्टम कुछ ऐसे जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये वो पोजीशन है जब इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे हो जाता है, सॉरी जीरो हो जाता है, mg नीचे लग रहा है। ये एक्सटेंशन लेट से आपका x नॉट बोल देता हूँ उसको, x क्यों बोल रहा हूँ, x नॉट बोल देता हूँ। तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ kx नॉट, मैं बोल रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, kx नॉट इज इक्वल टू mg हो जाएगा, मतलब x नॉट इज इक्वल टू mg बाय k हो जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। लेकिन इनर्शिया की वजह से ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा और स्विंग में और एक्सटेंशन आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लेट से थोड़ी देर के बाद एक्सटेंशन देखने को मिला हमें x, तो इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है mg। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, अपर डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है, इसलिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में x लिख रहा हूँ। तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स हो जाएगा mg, तो नीचे पॉजिटिव डायरेक्शन में, और स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की तरफ माइनस kx, तो फोर्स हो जाएगा mg माइनस kx। फोर्स क्या आया है वापस लिख देते हैं, फोर्स आ गया है mg माइनस kx। मैं इसको चाहूँ तो माइनस k टाइम्स x माइनस mg बाय k लिख सकता हूँ। सो ये मेरा
इसको कंपेयर करो जरा, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उससे, कंपेयर विथ फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट से, तो क्लियरली हमें दिखेगा कि यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम हो गया mg/k पर, और SHM तो होगा ही होगा क्योंकि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस mg/k है या x माइनस एक्स नॉट की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम हम यहाँ से भी ये इक्वेशन लिख के भी डायरेक्ट बना सकते हैं, चाहो तो यहाँ से बना के कर सकते हो। ठीक है, ये आपको बीच वाले की जरूरत नहीं थी, बट पता होना चाहिए कि हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकलेगी। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमने क्या किया, सीधे एक्सटेंशन एक्स पे देखा, फोर्स आया इतना, ये हमें मालूम है कि SHM का फोर्स है। सिर्फ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट भी है। ठीक है, समझ में आई बात, हाँ या ना? तो ये हमारे पास दो केसेस हो गए, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कॉपी हो गया? रुकिए सर, कॉपी कर रहे हैं। करो। कॉपी हो गया? अब हो गया होगा, नहीं हुआ है तो मेरे को बताओ, 5 सेकंड में चेंज कर रहा हूं। सो नेक्स्ट है टनल लॉन्ग डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग टनल खोदेंगे। अब देखो, अर्थ का डायमीटर कितना बड़ा है सर? रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 12800 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 12800 किलोमीटर लंबा टनल। ये बहुत बड़ा टनल होता है, इतना बड़ा टनल कभी नहीं मिलता। ठीक है, 100 किलोमीटर का टनल भी नहीं होता हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने मान लेते हैं अर्थ के आर पार, अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग एक टनल खोद दिया। क्या होगा? ये हमारा अर्थ है, हमने इसके आर पार ये टनल खोद दिया और इस टनल के अंदर हमने ये बॉल गिरा दी। आप मुझे बताइए ये बॉल कैसे गिरेगी? गिर के सीधे यहाँ पहुंच जाएगी, है ना? हाँ या ना? भाई अर्थ को पकड़ा, टनल के अंदर बॉल गिरा दी, तो बॉल आर पार हाँ निकलेगी। सर। बॉल आर पार निकलेगी कि नहीं? सर सेंटर तो अट्रैक्ट करेगा। सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो हमें मालूम है कि जब ये बॉल यहाँ होगी तब भी इस पे, इसके ऊपर सेंटर की तरफ फोर्स, ये मान लेते हैं अर्थ का, अच्छा इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ये परफॉर्म करेगा आपका। अच्छा एक सेकंड, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अभी ऑसिलेशन SHM है कि नहीं ये हमें वेरीफाई करना है ना? ऑसिलेशन होगा इतना तो बिना पढ़े क्लियर था, राइट? बता दो, ऑसिलेशन होगा ये तो बिना पढ़े भी क्लियर था ना, कि नहीं था? यस सर। क्लियर था ना? अब हमें ये बताना है कि ये ऑसिलेशन SHM होगा। ठीक है, ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो सेंटर है जहां पे इक्विलिब्रियम है,
इस इक्विलिब्रियम से मैं x डिस्टेंस पर क्या सिचुएशन चल रही है ये देखने की कोशिश करता हूँ। अर्थ का मास मान लेता हूँ कैपिटल M, इसका मास मान लेता हूँ स्मॉल m। तो मुझे पता है कि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी इन कितना होता है बेटा, याद है? जी एम एक्स बाय आर क्यूब होता है, पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था, आपको शायद याद नहीं होगा। कितना होता है जी इन, जी एम एक्स बाय आर क्यूब होता है। तो फोर्स कितना लगेगा, m इंटू जी इन, क्योंकि अर्थ के अंदर है ये, तो इसलिए इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा, तो दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स बाय आर क्यूब। और क्योंकि ये फोर्स हमने एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, हमें लिखना चाहिए ये फोर्स माइनस जी एम कैपिटल एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स अपॉन आर क्यूब होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर क्यूब टाइम्स एक्स है। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट k, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दैट मीन्स SHM will take place। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं? नहीं सर। कॉपी कर लो फिर जल्दी जल्दी। सर नेगेटिव साइन क्यों आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने जब जी इन डिफाइन किया था, दिस जी इन वाज बाय डेफिनेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट? दैट मीन्स दिस जी इन वाज बाय डेफिनेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्स, दैट मीन्स जी इन ऑटोमेटिकली पहले से ही माइनस था, ठीक है, इसलिए माइनस आया। सर और एक बार रिपीट कीजिए। ये जो g है वो हमेशा सेंटर की तरफ है, यस सर। मतलब स्मॉल g हमेशा x के अपोजिट डायरेक्शन में है ना? यस सर। इसलिए अगर आप g और x के बीच में रिलेशन लिखोगे तो एक माइनस तो हमेशा लगाना ही पड़ेगा ना, सही में, अगर डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए इक्वेशन लिखते हो तो, ठीक है? तो ये वही वाला माइनस है जो हम लिखते, याद नहीं करते। आगे बढ़े फिर। सर इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग सकता था? बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे हो जाएगा? सर्कुलर मोशन होगा तब ना सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात करोगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टनल अलोंग कॉर्ड ऑफ अर्थ। अभी डायमीटर देखा था, अब कॉर्ड देखेंगे। तो कॉर्ड में भी अगर मैं इस बॉल को छोड़ दूंगा तो वी विल सी कि ये जो बॉल है वो इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे हमेशा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मतलब अच्छा, अब इसमें एज्यूम करना है कि टनल आपका स्मूथ है, तो स्मूथ टनल, हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, तब ऑसिलेशन होगा तब। और हमें ये देखना है कि ऑसिलेशन SHM होगा या नहीं होगा। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर ये वाला केस कंसिडर किया जिसमें मुझे मालूम है कि जब ये बॉल इस पॉइंट पे आता है, लेट्स से ये डिस्टेंस y है, इस मोमेंट पर इस पर कुछ फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा और उसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा, और कोई फोर्स नहीं है, इसलिए ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए इक्विलिब्रियम कहाँ है, उसके बाद इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट देखकर बात करनी चाहिए। तो ये रहा इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम से मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये बॉल x डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच चुका है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट्स कॉल इट स्मॉल r एंड लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। तो ऐसे में हमारा अर्थ इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे, है ना। लेट्स कॉल दिस फोर्स एज F. Now this force F will be G times इसका मास स्मॉल m मान ले रहा हूं बॉल का, तो स्मॉल m टाइम्स G इन, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन बाद में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m टाइम्स G कैपिटल M, x की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा, अपॉन कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस इसका कितना है, स्मॉल r है, x नहीं है, y नहीं है, कितना है, स्मॉल r है। समझ में आई बात, हाँ या ना? वो जो हमारे पास फॉर्मूला था gmx बाय r क्यूब, इसमें x क्या था, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट। यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है, स्मॉल r है, तो इतना फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? तो सर एक तो वो जो टनल के अलोंग है और एक वो जो टनल के परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा आपका F cos थीटा, ये हो जाएगा F sin थीटा। F cos थीटा को नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा, नॉर्मल फोर्स विल बैलेंस F cos थीटा। सो योर नेट फोर्स इज नथिंग बट F sin theta, that is equal to F times sin theta will be x by small r, ठीक है। so this is equal to G capital M small r by r cube into x by small r चला गया, that is equal to G capital M small m x by r cube. Now this is just the magnitude, this is just magnitude, डायरेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। The direction of the net force is directed opposite to x. Therefore, net force को हम लिख सकते हैं माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m by r cube times x. And this minus sign represents this is again the equation for SHM, so it means this particle is also going to perform SHM. In fact अगर आप देखें जरा तो यहाँ पर इसका आंसर और पिछले केस का जो आंसर आया था, आगे में चला गया, दोनों का K भी सेम आया था, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m by r क्यूब, देख रहे हो, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m by r क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। देखो आप ये भी कर सकते हो कि फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू x है, इसलिए भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो SHM होगा। जरूरी नहीं हर बार f इक्वल टू माइनस के x तक पहुंचा हुए, आप ऐसे बोल सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डायरेक्टेड अपोजिट टू x, दैट मीन्स SHM, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट मीन्स SHM, ओके। कॉपी हुआ कि नहीं? सर नोटेड। हो गया? यस सर। चलो फिर अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है सिलेंडर फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड।
सिलेंडर फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड, एक नॉन विस्कस लिक्विड के सरफेस पे कोई फ्लोट करता हुआ सिलेंडर। देखिए मैंने यहाँ पे एक नॉन विस्कस फ्लूइड लिया कंटेनर में, दिस कंटेनर इज, यहाँ पे एक्चुअली होगा केप्ट इन अ वाइड कंटेनर। वाइड कंटेनर का मतलब क्या है, हम अज्यूम करेंगे कि कंटेनर के अंदर पानी का लेवल या लिक्विड का लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कंटेनर था, इसके अंदर मैंने ये ब्लॉक रखा, ठीक है। ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। ब्लॉक फ्लोट कब करता है, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है अगर ये आपका, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या खास होता है यार, ये अगर आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या खास होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg माइनस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू mg, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सिलेंडर को या इस ब्लॉक को थोड़ा अंदर, सिलेंडर का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, ये आपका क्यूब भी हो सकता है, बस इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर पुश कर दिया, तो लेट्स से ये पूरी डेप्थ जो अंदर गया है वो है x, लेट्स से इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है रो नॉट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, सर इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉइंट फोर्स। मैंने क्योंकि x नीचे लिया है, मतलब मैंने ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस और अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को x के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स को नेगेटिव लेना है, इसलिए मैंने x के डायरेक्शन को फोर्स, x के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव ले लो, जिस भी डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट लिया उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, कहानी खत्म। तो ऐसे में आप क्या देखोगे कि आपका जो फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो सर बॉइंट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एक्स इंटू जी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू mg माइनस रो नॉट ए जी इंटू एक्स, ये हो गया फोर्स। समझ में आई बात? आप इसको भी देख सकते हो, दैट इज इक्वल टू माइनस रो नॉट ए जी टाइम्स एक्स माइनस एम अपॉन रो नॉट ए। तो ये आपका क्लियरली फिर से एसएचएम की इक्वेशन बना दिया है। दिस इंप्लाइज एसएचएम होगा अबाउट, जहां पे फोर्स जीरो हो जाए, अबाउट एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन रो नॉट ए, खत्म। समझ में आई बात? यहाँ से ड्रॉप करके अगर आप छोड़ोगे, इतना दबा के अगर आप प्रेस करके अगर आप छोड़ोगे तो यू विल फाइंड कि ब्लॉक कुछ इस तरीके का मोशन परफॉर्म करेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला वाइड कंटेनर है क्योंकि ब्लॉक अंदर बाहर जा रहा है, बट मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर लिक्विड का लेवल चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसी केस में ये सब वैलिड रहेगा, अदरवाइज नहीं वैलिड रहेगा। उस केस में थोड़ा सा और, अगर कंटेनर के अंदर पानी का लेवल चेंज होगा तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ जाएगा, लेकिन उसमें भी शायद एसएचएम ही होगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है।
कॉपी हो गया? चलो फिर हमारा अगला टॉपिक है, फिर अगला टॉपिक नहीं है, अगला केस है 3 मास सिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एसएचएम की इक्वेशंस वगैरह दूसरी चीज़ें भी पढ़ना शुरू करेंगे। अभी सिर्फ कंडीशंस ऑफ एसएचएम पढ़ रहे थे, किस किस केस में एसएचएम हो सकता है ये पढ़ रहे थे। ये सब खत्म होने के बाद ये भी देखना है कि एसएचएम के अंदर क्या क्या होता है। टॉपिक, ये जो चैप्टर है ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है, तो समय लगेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।